वेलकम वन एंड ऑल। आज हमने करंट अफेयर्स में इकोनॉमी पर्सपेक्टिव देखना है। हाल ही में जीडीपी के फिगर्स आ गए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2019 to 20। So when I say financial year of 2019 to 20, I'm talking about 1st April 2019 to 31st March 2020, जिसका मतलब ये है कि जो भी हम इस वीडियो में करेंगे और जो भी हम जीडीपी के फिगर्स की बात कर रहे हैं, हम 1st April 2019 से लेके 31st March 2020 की बात कर रहे हैं। जो कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ है हमारे देश में, वो 25 मार्च से शुरू हुआ है। दैट मीन्स जो भी फिगर्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनमें सिर्फ 25 मार्च से लेके 31 मार्च जो लॉकडाउन था, उसका इफेक्ट सिर्फ इतने ही दिनों पे है। बाकी सारे के सारे दिन इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में लॉकडाउन नहीं था। यस, सो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। अब ये जो जीडीपी के फिगर्स फॉर 2019 to 2020 है, इट इज ऑन एन 11-year लो ऑफ 4.2%। 11 साल के बाद, 1980 के बाद ये पहली बार है कि हमारा जो जीडीपी है वो 4.2% हुआ है। जो हमारा बजट एस्टिमेट था फॉर द ईयर 2019 to 20 वो था 8.5%। मतलब कि ये हमने सोचा था कि इतना ग्रो करेगा हमारा जीडीपी इन द ईयर 2019 to 20, जब हमने फरवरी 2019 में अपना बजट पास किया था। हाउएवर 8.5 ना होते हुए ये 4.2 आया। अब आपको पता है कि जीडीपी के फिगर्स कौन कैलकुलेट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये चीज़ आती है। 2019 तक हम NSSO और CSO बोलते थे, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस यूज्ड टू कलेक्ट द सैम्पल्स एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यूज्ड टू पब्लिश इट। After 2019, we've combined the two and now we call it National Statistical Office. तो NSO का काम है to publish these GDP figures. Yes, और पूरे के पूरे साल का तो GDP का फिगर ये पब्लिश करते ही हैं, साथ ही साथ ये क्वार्टर वाइज भी GDP के फिगर्स पब्लिश करते हैं। So quarter 4, by that I mean January 2020, February 2020 and March 2020। अगर ये ही हम नज़र में रखें तो क्वार्टर 4 की जो हमारी ग्रोथ थी वो 3.1% थी, जिसको अगर हम क्वार्टर 4 ऑफ 2018 to 19 से कंपेयर करें तो काफ़ी श्रंक है हमारा जीडीपी। अच्छा, 3.1% इज द रियल जीडीपी, 7.5% इज द नॉमिनल जीडीपी। द नॉमिनल जीडीपी looks very nice and of course it's a huge figure, but as the name suggests, it does not give us the real picture. जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो करंट ईयर प्रोडक्शन इनटू करंट ईयर प्राइसेस होता है, और ये बेस ईयर को नज़र में नहीं रखते। बेस ईयर को नज़र में रखते हुए जब हम क्वांटिटी डिटरमिन करते हैं, तब जाके आता है रियल जीडीपी, एंड दैट, एज द नेम सजेस्ट, शोज अस द रियल पिक्चर ऑफ आवर इकोनॉमी। नाउ क्वार्टर 4 की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर और माइनिंग ने काफ़ी ठीक किया है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑन द अदर हैंड has really shown dismal figures. Now, in the beginning of this lecture, I told you and I emphasized on the fact that I'm talking about 2019 to 20. Why? Because अगर एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर जहाँ पे लॉकडाउन नहीं था, वहाँ पे हमारे एस्टिमेशन से इतना कम अगर ग्रोथ हुई है, तो यू एंड आई बोथ कैन एंटिसिपेट कि लॉकडाउन होने के बाद क्या होगा and how will our economy respond to that. Secondly, अगर हम 2008 to 2009 के रिसेशन की बात करें, जो कि comparatively was the last economic crisis so to say in our country, तो 2008 से पहले के 5 साल में हमने 8% जीडीपी का एवरेज देखा था अपनी कंट्री में। मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ इज दैट क्राइसिस से पहले, इफ योर कंट्री इज डूइंग वेल, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर द कंट्री टू रेक्यूपरेट व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम। हाउएवर,
if before a crisis your country is anyway not doing that well, it will take the country a very long time to recuperate from COVID 2019 in terms of economy and everything else. अब let's get down to the analysis of 2019 to 20 का GDP. सबसे पहली बात तो हम GDP को एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते हैं. वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट, which is C plus I plus G plus X minus M. Now, right before the COVID-19 pandemic, if you remember, it wasn't as if our economy was doing well, and the data is right there in front of you. And जो हमारे country-wide debate चलता था was that, firstly, is it a slowdown or is it a recession? Technically, yes, it was a recession, but we termed it as a slowdown. Second debate that was happening in our country is, क्या ये slowdown structural है कि क्या ये slowdown cyclical है? और आपको पता है कि RBI का response to this was what? It said that it was a cyclical slowdown that required structural reforms. Yes, so जब भी slowdown होता है हमारी economy में, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन गिरती है, इन्वेस्टमेंट्स गिरती हैं, एक्सपोर्ट्स गिरते हैं. और इस टाइम पे जब एक प्राइवेट हाउस होल्ड इतना डिमांड नहीं कर पाता, जब एक प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाता, तो सबसे ज़्यादा खर्चा कौन करता है? द गवर्नमेंट सेक्टर. सो पब्लिक डिफेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिकम्स अ लॉट whenever your country is undergoing a slowdown, so to say. So government expenditure काफ़ी ज़्यादा हो गया और household consumption because of less demand happened because of a lot of reasons. Primary amongst them was the unemployment figures. जो consumption थी वो कम हुई, जो private investment थी वो भी कम हुई और जो exports थे वो भी कम हुए. अब एक टर्म हम देखते हैं फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि इतने सारे खर्चे जो सरकार करती है, वो खर्चे करने के लिए सरकार को कितना लोन लेना पड़ता है, राइट? सो बिकॉज गवर्नमेंट के खर्चे इतने बढ़ गए. देखिए, अगर प्राइवेट हाउस होल्ड के पास उतना पैसा हो ताकि वो डिमांड कर सके, ताकि वो खर्चा कर सके, अगर प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी कैपेसिटी हो कि उसके प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा हों कि वो और इन्वेस्टमेंट कर सके, तो गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं और ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट्स वगैरह की वजह से ये हमारा जीडीपी का जो फिगर है वो इंक्रीज हो जाता है. हाउएवर, जब ये सब कुछ नहीं हो रहा होता तो सारी की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? खर्चे करने के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आ जाती है. अब वैसे ही गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये प्राइवेट हाउस होल्ड को कॉम्पनसेट करने के लिए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट हैड टू इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर अ लॉट. सी, द एक्सपेंडिचर्स आर इंक्रीजिंग, हाउएवर द रेवेन्यू इज नॉट इंक्रीजिंग. बाय, अगर मेरे प्राइवेट हाउस होल्ड के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खर्चा कर सके, इसका मतलब उसकी आमदनी इतनी नहीं है. अगर उसकी आमदनी इतनी नहीं है मतलब कि वो टैक्सेस इतना नहीं पे कर सकते. अगर वो टैक्सेस इतना नहीं पे कर सकते तो सरकार के पास रेवेन्यू कम आ रहा है. आगे बढ़ते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की. आपको याद होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको याद कराती हूँ कि टैक्स रेट्स, कॉर्पोरेट टैक्सेस के रेट्स काफ़ी हद तक कम कर दिए थे सरकार ने. क्यों? ताकि people respond to incentives so that the private sector has a lot of money at hand and so that the private sector can use this money to invest more. अगर ये टैक्सेशन रेट्स कम हुए तो साथ ही साथ सरकार की जो रेवेन्यू है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. नाउ रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं और खर्चे बढ़ गए, इसका मतलब ये है कि लोन ज़्यादा लेना पड़ेगा, राइट? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के एक गोल्डन रूल ये कहता है कि हमें अगर फिस्कल डेफिसिट लेना है, it should be 3% of our GDP. A little bit of fiscal deficit is very nice. And how much should it be? 3% of GDP. मतलब 100 रुपए की चीज़ बनाने के लिए 3 रुपए का लोन लेना सरकार के लिए ठीक है. लेकिन
हमारा फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया और अब ये फिस्कल डेफिसिट 4.6% ऑफ जीडीपी है फॉर द ईयर ऑफ 2019 टू 20। ये किसने बताया? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए। काइंडली डोंट कंफ्यूज दिस विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम आता है जब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपना काम करता है। इनका काम अकाउंटिंग, उनका काम ऑडिटिंग। और अगर आपको याद है तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे गवर्नमेंट कुछ ऑफ बुक बोरोइंग भी करते हैं, जिससे ये इंडिकेट हुआ है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट का फिगर है ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई से थोड़ा सा दूर है, राइट? लेट्स लुक इनटू द फिस्कल डेफिसिट एस्पेक्ट इन अ लिटिल मोर डिटेल। फिस्कल डेफिसिट, अगेन आई एम रीइटरेटिंग इट, इस कितना लोन लेना पड़ेगा सरकार को ताकि वो सारे के सारे खर्चे अपने सर पे उठा सके। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है टैक्सेस। तो सीजीए के अकॉर्डिंगली जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज थे, हमारी सरकार ने जितने टैक्स के रेवेन्यू कमाए थे Q4 में, दैट हैव कॉन्ट्रैक्टेड बाय 3.4%। अब ये हम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? Q4 ऑफ 2019 टू 20 का कंपैरिजन हो रहा है Q4 ऑफ 2018 टू 19 से। इसका मतलब ये है कि कितना ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कमाया सरकार ने जनवरी 2020, फरवरी 2020, मार्च 2020 एज कंपेयर टू जनवरी, फरवरी, मार्च ऑफ 2019। तो 2019 जनवरी, फरवरी, मार्च से we have contracted by 3.4%, which is quite alarming. अब टैक्सेस को हम लोग दो हिस्से में देखते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो उसका मेजर कंपोनेंट इज जीएसटी। यस, नाउ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाई वुड आई से मेजर कंपोनेंट? बिकॉज वैट भी आजकल होता है जो स्टेट सप्लाई कर सकती है। क्यों? क्योंकि जीएसटी बनने के बाद the almost all indirect taxes were subsumed under the heading of GST, because of which states का काफ़ी ज़्यादा हद तक नुकसान हुआ, क्योंकि पहले स्टेट अपनी मनमर्जी करती थी, टैक्सेस लगाती थी, जो भी रेट होता था, सारा जो रेवेन्यू होता था वो स्टेट खुद के लिए लेती थी, उसको वो रेवेन्यू शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी विद द सेंटर। यस, हाउएवर अंडर जीएसटी the entire revenue is shared by the center as well as the state. Now the problem is that जब ये GST बना भी था और ये GST council आया था, there was one promise that was made by the center to the states that we will compensate you for the next 5 years, which means 1st July 2017 to 1st July 2022 तक the center has promised the state कि क्योंकि हमने इतना मोन्यूमेंटल चेंज किया है एंड बिकॉज आपका रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, तो जो भी हमसे हो पाए हम आपको कॉम्पनसेट ज़रूर करेंगे। यस, तो अगर हम जीएसटी की बात करें तो स्टेट का को जो प्रॉमिस किया था कॉम्पनसेशन, दैट हैज़ बिन पेंडिंग सिंस दिसंबर 2019। ये हमने 2019 में भी बात की थी कि स्टेट्स हैव बिन वांटिंग देयर कॉम्पनसेशन बट दे आर नॉट गेटिंग इट। यस, इन द मिडल दे हैड गॉट इट, लेकिन दिसंबर 2019 से स्टेट को उनका कॉम्पनसेशन का पोर्शन नहीं मिला है। अब जीएसटी रेवेन्यू कितना कलेक्ट कर रही है सरकार, इसकी रिपोर्ट हर महीने आती है, लेकिन लास्ट रिपोर्ट जो आई है जीएसटी रेवेन्यू की वो मार्च 2020 में आई है। अगर सरकार का भी लॉजिक सही है, सरकार कहती है कि हमने बोला है कि जून 2020 तक आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कहते क्योंकि जीएसटी रिटर्न्स फाइल ही नहीं हुए हैं तो हम जीएसटी का रेवेन्यू की रिपोर्ट कहाँ से निकालें, विच इज़ ऑल्सो लॉजिकल। अब लास्ट रिपोर्ट जो थी वो मार्च 2020 में आई, किस महीने के लिए? फरवरी 2020 के महीने के लिए, और फरवरी 2020 को हमने कंपेयर किया फरवरी 2019 से और देखा कि फरवरी 2019 में जितनी कलेक्शन हुई है उससे कम कलेक्शन हुई है फरवरी 2020 में। बाय हाउ मच परसेंट? बाय 8%। What I'm trying to tell you is the revenue is decreasing.
when the revenue decreases, there are two very adverse effects that happen. A, the states are not getting their due. And second, the government will have to take more and more loan. More loan means more fiscal deficit. More fiscal deficit means कहीं ना कहीं जब लोन लेते हैं तो पैसा वापस भी तो देना पड़ता है. और पैसा कैसे वापस देंगे? कुछ पैसा कमा के. और वो पैसा कब कमाओगे? जब आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज्ड है. यस. अब GST Council is likely to meet in June 2020 after repetitive requests of the states. Now, government sources have said that they may not increase the GST rates for non-essential items even though the revenue has decreased. अब क्या होता है? लॉजिकली सोचो, अगर मेरे को एक पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स रेट पे जितना भी टैक्सेस आ रहे हैं अगर मेरे लिए कम पड़ रहे हैं तो रैशनली स्पीकिंग हम वो टैक्सेस यूजुअली बढ़ा देते हैं. पर ये तब होता है जब इकोनॉमी स्टेबल है, जब लोग ये टैक्सेस पे कर सकते हैं. लेकिन जब इकोनॉमी इज ड्विंडलिंग, एंड अगेन आई एम रीइटरेटिंग दैट this whatever I'm talking about is 2019 to 20 analysis, yes, which is till 31st March 2020. So it does not take into account the lockdown, it just takes into account March 25th से लेके 31st March तक, anyway, of the lockdown, right? Otherwise it's the entire financial year. तो यूजुअली क्या होता है, लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर सरकार थोड़े टैक्सेस बढ़ा देती है ताकि लोग जिनके पास भी पैसा है वो लग्जरी आइटम्स तो खरीदेंगे ही, और जिसकी वजह से सरकार भी ज़्यादा पैसा कमा पाएगी. और ये पर्टिकुलर चीज़ लोअर इनकम ग्रुप के ऊपर कभी भी गलत प्रभाव नहीं पड़े. आई मीन इट विल नॉट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लोअर इनकम ग्रुप पीपल since they don't really indulge in luxury products as much as the higher income group people do. However, इस बार सरकार ने बोला प्रॉब्लम क्या है ना, आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक पिलर क्या था, डिमांड. अभी हमने क्या किया, C+I+G+X-M, बिकॉज C और I प्राइवेट हाउस होल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कम है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए ये ज़रूरी है कि प्राइवेट हाउस होल्ड की कंजम्पशन बढ़े और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, मतलब कि डिमांड की कैपेसिटी बढ़े. अब डिमांड की कैपेसिटी को नज़र में रखते हुए सरकार कहती है कि डिमांड तो इसेंशियल गुड्स की भी बढ़नी चाहिए, नॉन एसेंशियल गुड्स की भी बढ़नी चाहिए. नाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स. इतनी देर तक इफ़ वी हैव ऑल बीन सिटिंग एट होम एंड आवर बिजनेसेस हैव सफर्ड, then I will not really, even if I have the money, I would not want to buy luxury products. And अगर वो luxury products के ऊपर ज़्यादा taxes हो गए तो मैं definitely वो luxury products नहीं खरीदूंगी. So ये दिमाग में रखते हुए the government has said that the demand needs to increase, and for the demand to increase, both essential as well as the non-essential goods need to be bought by the people, and people will respond to incentives. And hence government wants to not increase the rate of taxation on non-essential items as much as it is possible, right? अब दूसरी चीज़, जब सरकार को ये लोन लेना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली जब हम प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं तो जब हम वापस देते हैं पैसा तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बहुत ज़्यादा हो गया, you know, if I'm taking a loan at let's say 20% rate of interest, which is a lot, I would not like to take such a loan. Yes, so अगर सरकार इतना ज़्यादा लोन ले रही है तो उसको अपना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम करना पड़ेगा. अब सरकार बैंक्स को तो जाके बोल नहीं सकती कि तुम मेरे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो क्योंकि मुझे ज़्यादा लोन लेना है. वो क्या कर सकती है, कहीं ना कहीं से ये जो पैसा उसको वापस देना पड़ रहा है उसको ये सब्सटैंशिएट कर सकती है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है ऑन सेविंग स्कीम्स, सरकार लोगों के लिए काफ़ी स्कीम्स निकालती है कि देखिए आप अपना पैसा यहाँ पे जमा करवाइए, आपको इतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. हम भी खुश हो जाते हैं क्योंकि हमारे पैसे सेफ हैं. सेफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पैसे बढ़ रहे हैं बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई.
और फिर थोड़ी देर तक हम उस पैसे को टच नहीं करते, वो पैसे को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और अंत में जाके हमें भी अपनी पॉकेट में ज़्यादा पैसा मिल जाता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी हमारे पैसे को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट के कारण रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन अब अगर सरकार को रिड्यूस करना है अपना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, तो कहीं ना कहीं it can have an impact upon the rate of interest that we are getting on our saving schemes. By that I mean कि जो rate of interest for example अगर 6% है तो वो अगर 5% हो जाए, तो उसका रीज़न ये है कि सरकार चाहती है कि उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहीं से रैशनलाइज हो, कहीं से सब्सटैंशिएट हो। Right. So finally, before we go to the core sector, another thing that we should analyze is that private sector, private investments में बहुत ज़्यादा लेबर माइग्रेशन के कारण भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, राइट? और लेबर माइग्रेशन की वजह से कोर सेक्टर पे भी अफेक्ट पड़ेगा। पर उससे पहले हमने, इफ़ यू रिमेंबर, इन अ वीडियो वी हैड डन कोर सेक्टर की ग्रोथ इन मार्च 2020, जो भी नेगेटिव हुई थी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। लेकिन अगर कोर सेक्टर की ग्रोथ इन अप्रैल 2020 की बात करें तो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्शन, वी शुड टर्म इट एज अ क्रैश। यस, 38% की कॉन्ट्रैक्शन है इन अप्रैल 2020 एज कम्पेयर टू अप्रैल 2019। हमेशा कंपैरिजन ही होगा, कंपैरिजन से ही हम लोग डेटा एनालाइज करते हैं। अगर हम कोर सेक्टर की बात करें तो वो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। अब कोर सेक्टर कंप्राइजेज ऑफ दीज 8 कोर्स, राइट? अब हर एक कोर को अगर हम देखें तो सबसे कम अफेक्ट किसको पड़ा है? क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स को, जहाँ पे क्रूड ऑयल की 6.4% की कॉन्ट्रैक्शन है इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ना अप्रैल 2020 इज लॉकडाउन हैज बिगन, इट बिगैन इन on March 25th. However, in April, the entire April was complete lockdown. ठीक है? So, crude oil 6.4% contraction and fertilizers 4.5% contraction. कम सारे के सारे हुए हैं, पर least affected ये दोनों हैं। Most affected की अगर हम बात करें, these are cement and steel, and it will become worse because of the labor migration, right? So, Supreme Court ने भी सो मोटो एक्शन लेके अब सेंटर और स्टेट को बोला है दैट ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये लेबर माइग्रेंट्स की आप देख रेख करें। इट इज़ अ गुड डिसीजन, बट इट इज़ अ डिसीजन टेकन टू लेट। यस, दिस डिसीजन शुड हैव बीन टेकन ऑन March 25th, दैट इज़ हाउ द लॉकडाउन शुड हैव बिगन। एंड अब जाके हमें पता चलेगा दैट लेबर माइग्रेंट्स जो हैं दे हैव अ वेरी 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 ह्यूज रोल इन द अपकीप ऑफ आवर इकोनॉमी। Yes, so that will definitely show a negative impact. But however, for April 2020, फिर अगर हम this is natural gas, electricity भी कम है, petroleum is the largest component of the index, not of IIP but of the core sector index, right? तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम को हम वेटेज देते हैं, जिसकी भी कॉन्ट्रैक्शन 24% हुई है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की 23%, ये हमने पिछली बार भी किया था। बट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक कंजम्पशन ओनली, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल कंजम्पशन, एंड ऑफ कोर्स द कमर्शियल कंजम्पशन इज मच मोर, एंड द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द डोमेस्टिक हाउस is lesser than the per unit cost in the commercial establishments. तो commercial establishments क्योंकि कम बंद हो गई, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी भी 23% क्रैश हुई है। अब ये सब कुछ नज़र में रखते हुए we will after this video A, ask our doubts, B, we will try to figure out कि क्या rational steps हो सकते हैं to suggest a way ahead for this country as future administrators of this country. Now think like that and give reliable and practical solutions, not chimerical solutions. What are chimerical solutions? हवा की बातें, right? We will give practical solutions if at all, and then we will move further. See, I'm not trying to paint a very sad picture of the economy. I'm just showing you the facts. So, and all of these data and figures that I have taken is from the Hindu and Economic Times, as always.
So you can go back, you can read these articles, and please इस सब के बाद एक दो points अपने solution to this problem ज़रूर सोचना. Till then, I will meet you soon with more current affairs. But that's all for today. Thank you very much.